बिल्कुल, और इसी खबर पर हमारे संवाददाता अजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होती है और ये मुलाकात तकरीबन 1 घंटे तक चलती है। इससे पहले योगी कैबिनेट की बैठक भी चल रही थी और माना जा रहा था कि उसमें भी कुछ मजबूत स्ट्रेटेजी पर बात हुई है, उसको लेकर भी आगे पीएम मोदी से बात की जा सकती है। देखिए, दो मुद्दे हैं इस विषय को लेकर। पहला तो ये कि खुद भूपेंद्र चौधरी का कार्यकाल क्योंकि अब समापन की तरफ है, लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद क्या स्थितियां होंगी, जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, एक जो सुगबुगाहट रहती है कि अगला अध्यक्ष कौन, और अगले अध्यक्ष के मुद्दे को लेकर लगातार चर्चा में इस मुद्दे पर बात रहती है। तो अब जब इनके भी कार्यकाल का अंत है तो प्रधानमंत्री के सामने चुनाव परिणाम के बाद मिलने के लिए भूपेंद्र चौधरी पहुंचे। चुनाव परिणामों को लेकर जो रिपोर्ट तैयार की गई थी, अपनी तरफ से भाजपा ने इंटरनल रिपोर्ट जो तैयार की थी, उस रिपोर्ट का फीडबैक, और यहां जो राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई उसके बाद ये भूमिका तय की गई थी कि ये मुलाकात होगी। राज्य कार्यकारिणी में जो बातचीत हुई, जो पूरे उत्तर प्रदेश से जो कैडर आया था, उस कैडर ने जो फीडबैक दिया उसे भी लेकर प्रधानमंत्री तक पहुंचे हैं। दो महत्वपूर्ण सिरे। और दूसरी बात है, जो आज यहां पर बैठक की गई थी मंत्रियों की, वो बैठक खुद मुख्यमंत्री ने अपने पद के नाते बुलाई थी और ये उनका विशेषाधिकार है कि वो किसको उस बैठक में बुलाएंगे और कौन कौन मंत्री किस विधानसभा पर काम करेगा, ये उनका विशेषाधिकार है निर्णय लेने का। तो दोनों अलग मुद्दे हैं। मुख्यमंत्री जो भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात हुई है, उस मुलाकात का सार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की परफॉर्मेंस के बाद फीडबैक सिस्टम को लेकर है। जो इन लोगों ने अपनी तरफ से रिपोर्ट निकाली, अलग अलग लोकसभा में जाकर टीमों ने विश्लेषण किया, जीत और हार वाली दोनों सीटों पर जाकर विश्लेषण किया कि क्या कारण रहे कि परफॉर्मेंस इतना खराब रहा। इसमें मुद्दे कई निकल के आए। जो इनका गुलदस्ता जातियों का है, वो जातियों का गुलदस्ता बिगड़ा, कैडर डिमोरलाइज, ये भी बात सामने आई, अधिकारियों को लेकर भी फीडबैक खराब आया। तो ये सारे मुद्दे भूपेंद्र चौधरी अब वहां पहुंचे हैं क्योंकि जिस तरीके के चुनाव परिणाम थे उसके बाद एकाएक देखने को मिला कि कैडर को लेकर तमाम बड़े चेहरे जो हैं पार्टी के, वो अपनी तरफ से भावना जाहिर करते दिखे। भूपेंद्र चौधरी कहते हैं कि कैडर का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि कैडर को बैकफुट पर रहने की जरूरत नहीं है। केशव मौर्य कहते हैं कि संगठन सरकार से बड़ा है। तो कैडर को लेकर तमाम ये बातें थी, लेकिन उस कैडर का जो मुखिया है उत्तर प्रदेश में भूपेंद्र चौधरी, वो प्रधानमंत्री के पास पहुंचे हैं अपना फीडबैक लेकर। तो सुगबुगाहट का जो बाजार है लगातार उत्तर प्रदेश में लगातार मुलाकातों का दौर जारी है। पहले केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात जेपी नड्डा से होती है, भूपेंद्र चौधरी जेपी नड्डा से मिलते हैं, प्रधानमंत्री से मिलते हैं। आप सुगबुगाहट की बात कर रहे हैं और चर्चाएं, जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि चर्चाएं ऐसी भी हैं कि कोई बड़ा बदलाव भी हो सकता है। सरकार में भी बदलाव संभव है और संगठन में भी उत्तर प्रदेश में बदलाव संभव है। इसको लेकर क्या बैठक किस स्तर पर बदलाव हो सकता है, क्योंकि दिल्ली की मंजूरी जरूरी होगी इसमें? देखिए, संगठन को लेके बदलाव ये तो बिल्कुल निश्चित है। अध्यक्ष बदले जाएंगे, उसके बाद भी नीचे भी जिला स्तर तक के बदलाव होंगे, लेकिन सरकार को लेकर जो सुगबुगाहट है, कल के दिन रिपब्लिक भारत पर जब ऐश्वर्य कपूर ने खबर चलाई कि मुख्यमंत्री के पक्ष में पूरे दिल्ली का नेतृत्व है और 2027 तक मुख्यमंत्री का चेहरा खुद योगी आदित्यनाथ जी रहेंगे, तो इन सब मुद्दों को लेकर अब तो स्ट्रेटेजी स्पष्ट दिख रही है। लेकिन जो मंत्रिमंडल में बदलाव की बात मुख्यमंत्री ने की है कि मंत्रिमंडल में वो अपने मन के जो चेहरे हैं, जो उनके मन के परफॉर्मर्स हैं, उनको लेकर आना चाहते हैं, उसको लेकर क्या फैसला होता है, क्या वो जो परिवर्तन हम अपेक्षा कर रहे हैं वो बहुत जल्द देखने को मिलेगा। आज राज्यपाल से मिलने खुद मुख्यमंत्री जा भी रहे हैं। क्या इस मुलाकात में भी इसको लेकर कुछ हो सकता है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बड़ा फेरबदल प्रस्तावित है, मुख्यमंत्री की तरफ से प्रस्तावित है, ये बात कही जा रही है। और इसके आगे बढ़कर महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लगातार फीडबैक सिस्टम है, चाहे वो केशव मौर्य का हो, चाहे वो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का हो, चाहे वो भूपेंद्र चौधरी का हो, जो फीडबैक सिस्टम है उसके थ्रू जो मैसेजिंग लगातार हो रही है, जो कैडर का नाराजगी वाली बात है, उसे भी दिल्ली तक पहुंचाने का प्रयास नेताओं की तरफ से देखने को मिल रहा है। ठीक है अजय, धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर लगातार अजय और राघवेंद्र हमारे सहयोगी हम तक अपडेट पहुंचा रहे हैं, आगे भी उनसे हम जानकारी लेंगे। अभी अजय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मुहर्रम के नाम पर कुछ असामाजिक तत्व माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार से लेकर कानपुर में आपत्तिजनक नारे लगाए गए हैं, तो वहीं श्रीनगर में भी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के झंडे फहराए गए हैं, जिस पर एक्शन की बात कही जा रही है। रिपोर्ट देखिए। जगह अलग है लेकिन तस्वीरें करीब करीब एक जैसी ही है। बिहार की राजधानी पटना हो या फिर यूपी का कानपुर शहर या फिर श्रीनगर, मुहर्रम की आड़ में किस तरह उपद्रव मचाने की साजिश रची जा रही है, ये तस्वीरें उस बात की तस्दीक कर रही है। श्रीनगर में मुहर्रम जुलूस की आड़ में आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के झंडे फहराए गए। हजारों की संख्या में शामिल हुए जुलूस में हिजबुल्लाह के समर्थन में नारेबाजी हुई है। मामला सामने आने के बाद कश्मीर आईजी ने कानून के हिसाब से एक्शन लेने की बात कही है।
There were some issues, so that was not as per the conditions. So we have taken legal recourse to those things, and we have also told organizers to cooperate and not to do such kind of things. कानपुर में मुहर्रम जुलूस के दौरान असामाजिक तत्वों ने माहौल खराब करने की कोशिश की। जुलूस के दौरान बीजेपी पार्षद के घर के बाहर आपत्तिजनक नारेबाजी की गई, जिस पर पुलिस प्रशासन ने सख्त एक्शन की बात कही है। जो जुलूस निकला है उसमें आपत्तिजनक नारेबाजी हो रही। इस नारेबाजी से माहौल जो है वो बहुत गर्म हो गया। मैंने आते ही पुलिस प्रशासन को सूचना दी और हम लोगों को आपस में लड़ाने का षड्यंत्र रच गया। जो एक वीडियो की शक्ल में वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ लोगों के द्वारा नारे लगाए जा रहे हैं। इसमें जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एक और तस्वीर कानपुर से ही सामने आई है, जहां मुहर्रम के जुलूस के दौरान ही फसाद फैलाने की कोशिश की गई। घंटाघर चौराहे पर दो गुट आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। पुलिस की मौजूदगी में इस बवाल के बाद अब मुस्तैदी पर सवाल खड़े होने लगे हैं। जुलूस में निकालने के दौरान कुछ बच्चों में अलम को आगे रखने के लिए वाद विवाद हो गया था, जिसको वहां पर उपस्थित सम्राट लोगों ने समझा बुझाकर शांत कर दिया गया था। मौके पर पुलिस भी मौजूद थी। प्रकरण में ये भी अवगत कराना है कि जुलूस सकुशल संपन्न हो चुका है। मौके पर पूर्ण रूप से शांति है। इधर पटना के शास्त्री नगर में जुलूस निकलने के दौरान कुछ लोगों ने दुकानों में लूटपाट और मारपीट की। हाथों में डंडी लिए तोड़फोड़ और मारपीट करने का यह पूरा वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया। चारों तरफ जुलूस के दौरान भगदड़ का माहौल बन गया। अब सवाल उठता है कि जुलूस के दौरान फसाद करने की कोशिश क्यों की गई? क्यों हो रही है माहौल बिगाड़ने की कोशिश? क्या ये कोई साजिश है या फिर सोचा समझा प्लान? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब अगली खबर आपको इस जल्लाद बेटे से जुड़ी हुई बताते हैं। कलयुगी बेटे की कहानी को आपने कई बार सुना होगा, लेकिन आज जो हम बताने जा रहे हैं वो आपको हैरान कर सकती है। दरअसल ये मामला उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का है, जहां पर एक बेटे ने अपने रिश्तेदारों को फंसाने के लिए अपनी मां को मोहरा बनाया और उसके बाद इस कलयुगी बेटे ने अपनी मां को जिंदा जला दिया। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। जिसे मां ने कलेजे से लगा कर रखा, दुनिया की हर दुश्वारियों से बचाया, हर दुख दर्द से दूर रखा, उसी कलेजे के टुकड़े ने मां को जिंदा जला दिया। वो जलती रही, बेटा दूर खड़ा तमाशा देखता रहा। वो झटपटाती रही, बेटा वीडियो बनाता रहा। पुलिसकर्मी आग बुझाने दौड़े, बेटा दूर खड़ा मुस्कुराता रहा। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की हैं, जहां एक बेटे ने अपनी मां को थाने के बाहर आग के हवाले कर दिया। महिला को थाने के बाहर जलता देख पुलिसकर्मियों के हाथ पांव फूल गए। पहले तो वो थोड़ा दूर गए, फिर कंबल लेकर आए, आग बुझाना शुरू किया। आग लगने से महिला 40 पीसेस झुलस गई, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसमें उसके बेटे ने जबरदस्ती आग लगाई है। पुलिस इंटरवीन करते करते जब तक पुलिस रोक पाती, उससे पहले बेटे ने लगा दी आग। इसमें बुझाने में पुलिस वाले के हाथ भी जले। पुलिस को महिला को तत्काल अस्पताल ले जाया गया है, जहां उसकी हालत अभी ठीक ठाक है। डॉक्टर ने कहा है कि अभी लगभग 40% बर्न्स हैं। उनका इलाज चल रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट से बेस्ट इलाज उन्हें मिले ताकि वो इससे ठीक हो पाए। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि महिला का नाम हेमलता है। पति राज बहादुर सिंह की 5 साल पहले मौत हो चुकी है। दरकर नगरिया गांव में एक पुश्तैनी मकान है। इसमें हेमलता अपने बेटे के साथ रहती थी। ये मकान राज बहादुर के मामा चंद्रभान के नाम पर है। शुरू से राज बहादुर यहाँ परिवार के साथ रहता था। जब उसकी मौत हो गई, तब चंद्रभान मकान खाली करने का दबाव बना रहा था। हेमलता और उसका बेटा मकान खाली करने के एवज में 10 लाख रुपए चाहते थे। चंद्रभान 5 लाख रुपए देने को तैयार था। इस मामले की थाने में कई दिनों से पैरवी चल रही थी। विवाद बढ़ता देख पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने में बुलाया था, लेकिन माना जा रहा है कि बेटे ने अपने ही परिवार के लोगों को फंसाने के लिए मां को आग के हवाले कर दिया, जिसमें पुलिस ने बेटे को हिरासत में लिया। वहीं दूसरी तरफ जमीन विवाद सुलझाने के लिए दारोगा पर भी 2 लाख रुपए की मांग का आरोप है, जिसके खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।